नमस्कार, मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा। आज मैं मालती जोशी द्वारा रचित उपन्यास ज्वालामुखी के गर्भ में लेकर उपस्थित हुई हूँ। ज्वालामुखी के गर्भ में यानी कि ज्वालामुखी का जो अर्थ है, हम सामान्य रूप में या शाब्दिक अर्थ में हम लेकर चलते हैं कि पृथ्वी पर होने वाली एक आकस्मिक घटना है, जिससे पूरे हम देखते हैं कि भूपटल पर अचानक एक विस्फोट होता हुआ दिखाई देता है, जिससे उसके द्वारा ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न जो आधार या उसमें जो भाव निकलता है उसमें है, जैसे कि कोई भी जब विस्फोट होता है तो उसमें क्या चीजें बाहर निकलती हुई दिखाई देती है, जैसे लावा, गैस, धुआं, राख, कंकड़, पत्थर आदि ये सब बाहर निकलते हैं। पर यहाँ मालती जोशी ने ज्वालामुखी के गर्भ में जो अर्थ लेकर आई हैं वो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि पारिवारिक जीवन में हम किस तरह से संबंधों के आधार पर अपना जीवन यापन करते हैं, और उन संबंधों में हम देखते हैं कि एकाएक बनावटीपन आ जाता है, विश्वासघात की भावना उत्पन्न हो जाती है और उससे उत्पन्न कुंठा अवसाद की समस्या भी उत्पन्न होने लगती है। लेखिका मालती जोशी ने नर नारी की इसमें संवेदना को व्यक्त किया है। नायक मनीष अपनी माँ के बदलते व्यवहार के कारण अनेक वेदनाओं से त्रस्त था, क्योंकि हम जब भी देखते हैं कि कोई परिचित या जो अपना निजी संबंध है, अगर उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आता है तो काफी पीड़ा वहां पर महसूस होती है कि किन कारणों से इस व्यवहार में परिवर्तन आया है, क्या ऐसे मन में भाव उत्पन्न हुए हैं, अवसाद उत्पन्न हुए हैं, जिसके कारण ये कृत्रिमता का जो भाव है वह निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। तो लेखिका ने यहाँ पर संबंधों में किस तरह से उतार चढ़ाव की जो भावना है वो परिवर्तित होते हुए दिखाई दी है। जैसे कि हम जानते हैं और मानते भी हैं कि समय परिवर्तनशील है, समय के साथ साथ हम देखते हैं कि संबंध भी परिवर्तनशील है। एक आधार पर हम देखते हैं कि शुरुआत में हमारे संबंधों की जो स्नेह है, जो एक तरह से आकर्षण का जो भाव है या प्यार का जो भाव है वह निरंतर बढ़ते हुए भी दिखाई देता है। पर कई ऐसे संबंध हैं जिसमें परिवर्तन नहीं होता हुआ दिखाई देता। जैसे हम कहते हैं ना कि मूल्यों में परिवर्तन होता रहता है, पर कुछ ऐसे मूल्य हैं, शाश्वत मूल्य हैं, उनमें परिवर्तन होता हुआ नहीं दिखाई देता। इसलिए कुछ ऐसे भी संबंध हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, हम ये मान के चलते हैं कि उनमें परिवर्तन की भावना आ ही नहीं सकती। जैसे माँ बेटे का संबंध है, माँ बेटी का संबंध है, तो उसमें हम देखते हैं परिवर्तन की जो भावनाएं हैं वो कम बदलते हुए दिखाई देती हैं, बल्कि वह समय के साथ प्रगाढ़ होती हुई जरूर दिखाई देती है। पर आधुनिक परिवेश में जिस तरह की स्थिति परिस्थितियां बदल रही हैं या वातावरण का जो हम देखते हैं बनावटीपन निरंतर संबंधों में घर करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण संबंध भी अपनी काया अपनी चाल पलटते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर माँ बेटी में के व्यवहार में किस तरह से परिवर्तन की जो भावना आ गई है उसका मार्मिक रूप यहाँ पर प्रस्तुत किया है। मनीष अपने पिता की मौत का जिम्मेदार कहीं ना कहीं अपनी माँ को मानता है। हम देखते हैं कि बचपन की जो त्रासदी है, बचपन की जो आंखों देखी पीड़ा है, उसको हम ताहा जिंदगी नहीं भूल मतलब एक तरह से भूलते हुए दिखाई देते हैं। वह कहीं ना कहीं हमारे मन को कचोटती हुई दिखाई देती है, क्योंकि हम बचपन में सारे सच से रूबरू नहीं होते। कुछ ऐसे सच होते हैं जो ढक ढकाव में होते हैं, जिसके कारण वहां पर हमें जो यथार्थ रूप है वह कहीं ना कहीं ओझल होते हुए दिखाई देता है। जो सामने कोई दिखा रहा है तो हम देख लेते हैं, समझा रहा है तो हम समझ लेते हैं। संबंधों की गहराई में या बात की गहराई में हम उतनी तत्परता से उतरते हुए नहीं देखते। तो यहाँ पर भी इसी तरह का जो भ्रम, जो संदेह, जो हम कहते हैं कि एक तरह का दूरी जो रिश्तों में आ गई है, वह कहीं ना कहीं आपसी संबंधों के कारण ही आई है। क्योंकि कुछ ऐसे संबंध होते हैं कि आपको दूर खींचने चाहते हैं, पर कुछ ऐसे संबंध होते हैं कि आपको दूर पास रहते हुए भी कोसों दूर करते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर मनीष की जो व्यथा है उसको व्यक्त किया गया है। मनीष अपने पिता की मौत का जिम्मेदार कहीं ना कहीं अपनी माँ को समझता है। माँ मानसिक रोगी है, घर पर माँ का नहीं, मौसी का एक छत्र राज चलता है। मौसी कुछ
भी कह दे, माँ उफ तक नहीं करती, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम किसी समस्या से ग्रस्त होते हैं या कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति हमारे संबंधों में जन्म ले लेती है कि हम उसके सामने बोलने तक का हक खो देते हैं, तब ऐसी वेदना या ऐसे हम कहते हैं शोषण का हम लगातार शिकार होते हुए चलते हैं। घर के सारे फैसले मौसी ही किया करती हैं। मनीष और गीता मौसी की दखल अंदाजी से त्रस्त हो गए हैं, कहने का तात्पर्य यहाँ पर है। हम देखते हैं कि जब परिवार में किसी बाह्य रूप का एक आधार वहां पर प्रस्तुत होते हुए दिखाई देता है, यानी कि हम देखते हैं कि ठीक है मौसी भी माँ के बराबर ही होती है, पर हम देखते हैं कि वास्तविक जीवन में या यथार्थ जीवन में या व्यवहारिक जीवन में हम किसी का भी हस्तक्षेप अपने जीवन में उस तरह से महसूस नहीं करते, नहीं करना चाहते हैं। हमें लगता है कि जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, जो हम रोजमर्रा में हम उनके साथ अपना जीवन यापन करते हैं, अगर वो हमारे जीवन में हस्तक्षेप करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं वो भी अखरता हुआ दिखाई देता है। तो ये तो दूर का संबंध हुआ। तो कहीं ना कहीं मनीष और गीता के मन में, यानी कि भाई बहन के मन में अनेक प्रकार के जो अवसाद हैं वह उत्पन्न होते हुए दिखाई देते हैं। मनीष बचपन में ही पढ़ाई के संदर्भ से घर से दूर चला गया था। गीता ने माँ की देखभाल के साथ साथ मौसी की झल्लाहट को भी देखा, क्योंकि हम देखते हैं कि जो स्त्री है, चाहे वह बच्ची के रूप में हो या लड़की के रूप में हो या औरत के रूप में हो या वृद्धा के रूप में हो, वह हमेशा शोषण का शिकार होती हुई नजर आती है। शोषण का रूप यहाँ पर हम अधिकार के रूप में भी ले सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि जरूरत से ज्यादा कोई हमारे लिए महत्वाकांक्षी या अवसरवादी रूप वहां पर रखता हुआ दिखाई देता है, तो वहां भी हम शोषण का शिकार होते हुए नजर आते हैं। और घर में भी हम देखते हैं, जब घर का व्यक्ति यानी कि जो हमारी माँ है, हमारे पिता है, अगर वह सशक्त रूप में भूमिका नहीं अदा करते तो कहीं ना कहीं हमें औरों की भत्सरना, औरों के अधिकार, औरों के कर्तव्यों का भार ढोना पड़ता है, जो यहाँ पर मालती जोशी ने दिखाने का प्रयास किया है। गीता को माँ की हालत की वजह पता चली तो वह अपने आप से आप में नहीं रही, पिता और मौसी को दोषी मानने लगी। कहने का तात्पर्य है इनमें हम देखते हैं कि किस तरह से संबंधों में जो गहरा आघात व्यक्ति को लगता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण मनीष की माँ मानसिक रोगी हो जाती है। क्योंकि हम देखते हैं जब घर का रक्षक ही भक्षक बन जाए तो व्यक्ति कहाँ जाए। जब व्यक्ति अपने ही बच्चों का अधिकार किसी और को दे देता है, या हम देखते हैं कि किसी भी आधार पर हम देखते हैं कि व्यक्ति अपने पैरों को डगमगा देता है या विपरीत दिशा की ओर अग्रसर होने लगता है, तो उससे परिवार का जो सारा अस्तित्व है वह खत्म होते हुए दिखाई देता है। उपन्यास में भी जब इस बात की व्यथा का पता चला कि कहीं ना कहीं मौसी के संबंध उनके पिता के साथ थे, तो पैरों तले धरती निकलती हुई वहां नजर आती है। मनीष को ये शुरू से पता था, पर कहीं ना कहीं वह इस व्यवस्था से, इस घर के वातावरण से दूर रहने का निरंतर प्रयास करता हुआ दिखाई दिया। और हम देखते हैं कि किस तरह से जो मौसी है वह पूरे परिवार के प्रति अपना एकमात्र अधिकार चाहती है, चाहे जमीन जायदाद हो या रिश्ते हो, उसमें किसी भी तरह का कोई भी किसी की भी दखल अंदाजी वह उस रूप में महसूस या एक तरह से प्रस्तुत नहीं होते हुए देखती। अगर कोई आवाज भी उठाता है तो वह कहीं ना कहीं तितर बितर होते हुए दिखाई देती है, बिखरी हुई दिखाई देती है, और बिखरे होने के कारण वह रोष उत्पन्न करती हुई दिखाई देती है, जिससे कि संबंध और ज्यादा बिगड़ते हुए दिखाई देते हैं। गीता को माँ की हालत की वजह पता चली तो वह अपने आपे में नहीं रही, पिता और मौसी को दोषी मानने लगी। पिता का संबंध मौसी से था। माँ को जब पता चला तब वह अपने पिताजी के घर थी। पिताजी ने मौसी को समझाया, बड़ी जिद्दोजहद के कारण मौसी समझी तो, पर पूरे जमीन जायदाद पर अपना शिकंजा कस लिया। उन्होंने इस तरह का मतलब संबंधों का जो आधार है, संबंधों पे जो एकमात्र राज है, और संबंध जो हम देखते हैं कि हमारे संबंध किसी तरह से जब विपरीत दिशा की ओर चलते हैं या बिखरते हुए दिखाई देते हैं, तो हम उसमें नाजायज रूप से अपना अधिकार मानने लगते हैं, और वो अधिकार हमें देना पड़ता है क्योंकि हमें पूरे परिवार का मुख देखकर आगे चलना होता है। तो संबंधों में हम देखते हैं कि किस तरह से निरंतर, और ये आज का नहीं है, इतिहास साक्षी है कि संबंधों में इस तरह की जो
नियति है वह कार्य करती हुई दिखाई देती है। हमने बहुत सारी फिल्में भी देखी हैं जिसमें हम देखते हैं कि बहन के घर छोटी बहन रहने के लिए आती है और कुछ समय बाद वह देखते हैं कि पूरे परिवार पर एक छत्र राज उसका हो जाता है और संबंधों में संबंध विच्छेद की जो समस्याएं हैं वो भी उत्पन्न होते हुए दिखाई देती हैं, जिसके कारण संबंध और ज्यादा बिखरते चले जाते हैं, नष्ट होते चले जाते हैं। पर इसका खामियाजा जब बच्चों को भुगतना पड़ता है तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण मनीष और गीता की जो जिंदगी है वह माँ के अभाव में, पिता के अभाव में बीती हुई दिखाई देती है। माता पिता होने के बाद भी हम देखते हैं कि बच्चे बिल्कुल बिखरे हुए दिखाई देते हैं, उन्हें समेटने के लिए कोई भी वहां पर नहीं होता है। पिताजी ने मौसी को समझाया, बड़ी जिद्दोजहद के कारण मौसी समझी, पर पूरे जमीन जायदाद पर अपना कब्जा कर लिया। पिता की मृत्यु के बाद मौसी का पूरा परिवार माँ के साथ रहने लगा। मनीष को यह बात का आभास बचपन से ही था। मनीष और गीता के बचपन से ही मन में अनेक प्रकार के अलगाव एक तरह से बढ़ते चले जा रहे थे। संबंधों के घटते बढ़ते स्वरूप को वह अनेक प्रकार से झेलते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि हम देखते हैं जब संयुक्त परिवार में सदस्य एक दूसरे के अनुरूप नहीं चलते तो संबंधों में बिखराव की स्थिति आ ही जाती है। तभी हम देखते हैं कि आधुनिक परिवेश में एकल परिवार का जो चलन है वह बहुत ही प्रगाढ़ता से बढ़ता चला जा रहा है, जबकि एकल परिवार के भी हम देखते हैं बहुत ज्यादा खामियाजे सदस्यों को भुगतने पड़ते हैं। पर आज की जो नियति है या आज का जो एक तरह से पृष्ठभूमि है, वह कहीं ना कहीं एकल परिवार के रूप में ही व्यक्ति जीना चाहता है, उससे अलग वह सोचता नहीं है। तो संबंधों के घटते बढ़ते स्वरूप को इन पात्रों के द्वारा मालती जोशी ने दिखाने का प्रयास किया है। स्त्री पुरुष की वेदना संवेदना को व्यक्त किया है, क्योंकि हम देखते हैं कि जरा सी गलती के कारण पूरे परिवार को उसका कष्ट भोगना पड़ता है और उस कष्ट की जो मार्मिकता है उसको स्पष्ट नहीं किया जा सकता। तो मालती जोशी ने सभी पात्रों के द्वारा जीवन में जो अलगाव नए नए आयामों पर प्रस्तुत हो रहे थे, क्योंकि हम देखते हैं बचपन से लेकर जवानी तक जब व्यक्ति इस तरह की पीड़ाओं से गुजरता है तो वह कहीं ना कहीं अपने आत्मसम्मान स्वाभिमान पर अनेक प्रकार के कचोट या अनेक प्रकार के प्रहार से गुजरता हुआ दिखाई देता है और संबंधों पर जो विश्वास है वह उसका उठता चला जाता है, जिसके कारण वह अनेक प्रकार के अवसाद अलगाव या विषमताओं से गुजरता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर मनीष गीता मौसी और माँ अनेक अनेक प्रकार से अपने अलगाव की व्यथा को व्यथित करते हुए दिखाई देते हैं। धन्यवाद।